वेलकम टू आवर चैनल स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड डिसीज। जैसा कि आप जानते हैं, हम एवरी संडे जो है एक डिसीज के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में आज की हमारी वीडियो है थायराइड डिसीज के ऊपर, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे थायराइड डिसीज कौन कौन सी होती है, उसकी मैनेजमेंट, पैथोफिजियोलॉजी, उसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, सब कुछ हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थायराइड के बारे में कि थायराइड हॉर्मोन्स होते क्या हैं, इनका बॉडी पे फंक्शंस क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी को। और थायराइड जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है 3 हॉर्मोन्स को बॉडी के अंदर, जिसमें सबसे पहला हार्मोन होता है थायरोक्सिन T4 हार्मोन, जिसको हम टेट्रा आइडो थायरोनिन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्राई आइडो थायरोनिन, जिसको हम T3 कहते हैं। और उसके बाद हमारा होता है कैल्सीटोनिन। ठीक है। जो थायराइड हार्मोन है बेसिकली रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से, और थायराइड ग्लैंड्स के अंदर भी फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिनको थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। वहां पे ये सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर होते हैं। चलिए देखते हैं इसकी एनाटॉमी की थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। देखिए ग्लैंड का कितना अच्छा सा स्ट्रक्चर है ये थायराइड ग्लैंड का। ठीक है। तो ये अब बात करते हैं हम इसकी रेगुलेशन के बारे में कि थायराइड हार्मोन्स की रेगुलेशन कैसे होती है, हार्मोनल कंट्रोल जो है इसका कैसे होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है या कंट्रोल करता है और रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और वो फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है सिग्नल्स जाते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, और वो फर्दर T4 एंड T3 रिलीज करता है। और ये जो T4 है ये हमारा जो है कन्वर्ट होता है इनटू T3 और जाकर टारगेटेड टिश्यू पे बाइंड करता है। और T3 जो है हमारा फीडबैक कंट्रोल को भी कंट्रोल करके रखता है। फीडबैक जो इनिबिशन होता है इसको हम नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल भी कहते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर T3 जो है लेवल बढ़ जाता है तो वो एक सिग्नल सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा जो है एक्सेस ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज ना हो, उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि हमारी जो ये रेगुलेशन है वो मेंटेन रहे। चलिए आगे देखते हैं सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन के बारे में कि जो थायराइड हार्मोन्स है उनकी सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन कैसे होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहाँ पे होती है, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में भी कौन से सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। तो वहां पे सबसे पहले क्या होती है, आयोडीन की ट्रैपिंग होती है। और वो आयोडीन की ट्रैपिंग से क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायराइड पर ऑक्सीडेज, और वो कन्वर्ट होता है HOI में, EOI में और I पॉजिटिव के अंदर। HOI इज द हाइपोआयोडस एसिड और EOI इज द एंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडेट, और ये I पॉजिटिव इज आयोडीनियम। ठीक है। तो ये जाते हैं हमारे, बाइंड करते हैं थायरोग्लोबुलिन पे। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है बेसिकली, इसके ऊपर बाइंड करते हैं और फर्दर जो है क्या बनाते हैं, MIT और DIT। MIT होता है आपका मोनो आइडो टायरोसिन और DIT होता है हमारा डाई आइडो टायरोसिन। और यहाँ पे क्या होती है, कपलिंग होती है, कपलिंग रिएक्शन। और इस रिएक्शन को भी कंट्रोल कौन करता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम होती है जो कपलिंग रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है। अब देखिए, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ DIT यानी कि डाई आइडोटायरोसिन कंबाइन करेंगे तो बनेगा आपका T4। अगर MIT और DIT कंबाइन करेंगे तो बनेगा T3। तो ये क्या करते हैं, कोलॉइड्स बना देते हैं सेल्स के अंदर, और फर्दर एंडोसाइटोसिस होती है इनकी, और प्रोटियोलिसिस की हेल्प से हमारा T4 और T3 जो है वो सिक्रीट होता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स के अंदर T3 कम बनता है, T4 हमारा ज्यादा बनता है, यानी कि थायरोक्सिन जो है वो हमारी बॉडी में एक्सेस में बनता है। तो T4 का क्या होता है, पेरिफेरल डी आयोडीनेशन होता है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में। क्योंकि एक्टिव हार्मोन कौन सा हो जाता है, T3 होता है। टारगेटेड टिश्यू पे कौन सा हार्मोन बाइंड करेगा, T3 करेगा। और अपना एक्शन कौन सा हार्मोन शो करेगा, वो भी T3 ही शो करेगा। चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं थायराइड हार्मोन्स का। अब जैसे ही हमारा T4 से कन्वर्जन हुई T3 की,
T4 से कन्वर्जन होती है हमारी T3 की, तो वो जाकर बाइंड करेगा थायराइड रिसेप्टर के ऊपर, और ये जीन एक्सप्रेशन के थ्रू काम करते हैं ये। और थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो बाइंड करेंगे और डीएनए से, और एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं यहाँ पर, ये रेटिनोइड एक्स कॉम्प्लेक्स के साथ ये जो है यहाँ पे थायराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो डीएनए को कन्वर्ट कर देते हैं आरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस से, जिसको क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्शन है थायराइड हार्मोन का वो शो होता है। ठीक है, जो भी एक्शन हमारे T3 का होता है वो आगे बॉडी के अंदर होना इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या एक्शन होता है बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का, ये देखते हैं। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रखता है, इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखता है, क्योंकि ये क्या करता है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, हमारी बॉडी में से जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, उनका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और ये साथ में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म करता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है उसके लिए भी थायराइड हार्मोन ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। कैलोरी जेनेसिस करती है, यानी कि कैलोरी बनाती है। एटीपी जो होती है हमारी एनर्जी फॉर्म करती है। ठीक है, तो एनर्जी की, बॉडी में जो एनर्जी है वो जनरेट करने के लिए भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, थायराइड हार्मोन। जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट है उसको भी इंक्रीज करता है, थायराइड हार्मोन करता है। कार्डिक स्टिमुलेशन करता है थायराइड हार्मोन, उसके साथ साथ बीपी को इंक्रीज कर देगा। देन सीएनएस स्टिमुलेशन भी करता है। देन जीआईटी सिक्रीशन को मेंटेन करता है, और गट पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी ये मेंटेन करता है। और उसके बाद हीमियोपोइसिस भी मेंटेन करता है। देखिए कहीं ना कहीं जो हीमियोपोइसिस है, अनीमिया, जब बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो जो बॉडी में चांसेस है अनीमिया के वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं हाइपोथेटिकल वो है कि हम इसके बारे में फॉर श्योर अभी भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं थायराइड डिसीजेस की, कौन कौन सी डिसीज होती हैं जो थायराइड हार्मोन से हो सकती हैं। तो दो टाइप की डिसीज होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं, जब बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो कौन कौन सी डिसीज होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकंड है हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब जब बॉडी में थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। चलिए सबसे पहले हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। Hypothyroidism is a clinical syndrome that resulting from a deficiency of thyroid hormone। जब हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे होने वाली डिसीज क्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्या करती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कम कर देती है, क्योंकि आप जानते ही हैं, मैंने अभी पीछे बताया थायराइड हार्मोन का क्या एक्शन है, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने का। लेकिन जब थायराइड हार्मोन का रिलीज कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस भी रिड्यूस हो जाएगी। तो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में जो डिसीज होती है वो होती है क्रिटिनिज्म, और एडल्सेंट्स में जो होता है वो होता है शॉर्ट स्टेचर, मेंटल रिटार्डेशन। ये किसकी वजह से होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। मिक्सोइडिमा इनमें से एक है। ठीक है, तो अब ये कुछ लेवल्स हैं बॉडी के अंदर जो इंटरप्रिटेशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ये आप देखिए, ये नंबर 1 2 3 4 5, नंबर 5th है। जब हमारे जो लेवल्स हैं उसमें अगर TSH अनडिटेक्टेबल आता है और T3 T4 भी लो आता है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी में सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। देन TSH अगर नॉर्मल है और T3 T4 लो है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर TSH इंक्रीज्ड है लेकिन T3 T4 फिर भी कम है, तब उसको कहेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर TSH एलिवेटेड है, मोर देन 20 माइक्रो यूनिट पर वो है, लीटर है, तो और उसके साथ साथ T3 T4 हमारे क्या है, फिर भी लो है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है,
और उसके बाद माइल्ड एलिवेटेड है, यानी कि 5 to 20 की रेंज में है, और हमारे T3 T4 जो है वो एलिवेटेड है, तो वो कहेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। याद रखिएगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर टीएसएच तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड के पास सिग्नल तो आ रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुए जा रहा है, एलिवेट हो रहा है, वो उसकी इतना ज्यादा रिलीज हो गया कि उसका जो लेवल है वो बढ़ गया, लेकिन T3 T4 रिलीज नहीं हो रहे, तो वो होगा हमारा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। चलिए इटियोलॉजी करते हैं हम स्टडी हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो प्राइमरी कॉज क्या है? थायराइड फेलियर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि टीएसएच तो अपना काम कर रहा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड से ही जो है T3 T4 रिलीज नहीं हो रहा। देन सेकेंडरी क्या होगा? पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में डेफिशिएंसी हो जाना, यानी कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, अगर वही प्रॉपर रिलीज नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन के पास सिग्नल ही नहीं जाएगा, सिग्नल नहीं जाएगा तो T3 T4 रिलीज कैसे होंगे? एंड टर्शरी इज हाइपोथैलेमिक डेफिशिएंसी ऑफ टीआरएच। जब हाइपोथैलेमस जो है सिग्नल सेंड नहीं करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आगे सिग्नल कैसे सेंड करेगा? तो उसको कहते हैं टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब कॉजेज क्या क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म के? सबसे पहला है क्रोनिक ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, सेकेंड इज रेडियो आयोडीन थेरेपी, थर्ड वन है आपका आयोडीन डेफिशिएंसी और एक्सेस हो जाना। देन ड्रग्स हैं कुछ, लिथियम, एमिड्रोन, परकोलेट, ये भी क्या करती हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करती है। उसके बाद डिसजेनेसिस, डिफेक्ट इन हार्मोन सिंथेसिस के अंदर डिफेक्ट आ जाना, थायराइड हार्मोन का रेजिस्टेंस हो जाना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाना, और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाना। जब इन सब की डेफिशिएंसी हो जाती है इन दोनों हार्मोन्स की, तब भी T3 T4 प्रॉपर रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं हम? थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, लाइक टीएसएच, T3 T4 स्टडी कर सकते हैं, सीपी के लेवल स्टडी कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का रिलीज ज्यादा हो रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल भी कम हो रहा है। मैक्रोसिटिक अनीमिया, एडनेमिक इलियस, एंड देन ईसीजी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें हम एम्पलीट्यूड देखते हैं पी वेव के क्या है, तो वो लो एम्पलीट्यूड पे मिलेंगी, क्यूआरएस जो है फ्लैटेंड मिलेंगी, टी वेव्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कि इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज डिप्रेशन हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, फॉरगेटफुलनेस होती है, पफी फेस हो जाता है, एनलार्ज हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाना, एनलार्जमेंट हो जाना, आईब्रो हेयर्स का लॉस होना, स्लो हार्ट बीट, वेट गेन होना, देन कॉन्स्टिपेशन, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, ब्रिटल नेल्स, इनफर्टिलिटी आ जाना और ड्राई स्किन। ये सब क्या है? सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। सिम्टम्स किसके हैं? ये हाइपोथायरॉयडिज्म के। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं। देखिए, जब बॉडी के अंदर हमारे थायराइड ग्लैंड की से रिलीज होने वाले हार्मोन लाइक T3 और T4 जो है वो कम रिलीज हो रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? उसको नॉर्मल लेवल पर लेके आना। तो उसको नॉर्मल लेवल पर लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए? थायराइड हार्मोन चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जो सिंथेटिक प्रिपरेशन है, जो T3 और T4 के लेवल को नॉर्मल करती है, जिसको कहते हैं एल थायरोक्सिन। ये T4 ही होती है। इसके साथ साथ हम ट्राई आइडो थायरोनिन यूज करते हैं, लेकिन उसका यूज कम किया जाता है एज कंपेयर टू एल थायरोक्सिन। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? देखिए, ये कन्वर्ट हो जाती है T3 में विद इन द सेल, और इसको डेली लेना होता है, और हाफ लाइफ जो होती है इसकी 7 डेज की होती है, अब्सॉर्ब्ड अच्छे से होता है ये, और इजीली मॉनिटर कर सकते हैं बाय TSH T4 लेवल को स्टडी करके। और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 75% है, इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इसको एम्प्टी स्टमक में लेना, ताकि इसकी जो फूड इंटरफेरेंस है वो कम हो। और साथ ही में अगर हम इसको आयरन एंड कैल्शियम के साथ लेंगे तो वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा एल थायरोक्सिन की अब्जॉर्प्शन को। तो
कभी भी कैल्शियम एंड आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ या ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ हमें थायराइड जो एल थायरोक्सिन है उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज जो कि है हमारी हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म का बेसिकली क्या होती है, दैट एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन का रिलीज होना, यानी कि हमारी बॉडी से T3 T4 का जो रिलीज है वो क्या हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है। क्या होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस होती है। थायरोटॉक्सिकोसिस में दो डिसीजेस आती है, ग्रेव डिसीज एंड टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। याद रखिएगा, हाइपरथायरोडिज्म की डिसीज है ये, ग्रेव डिसीज एंड टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। तो कोजेस क्या क्या होते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के, यानी कि जब बॉडी के अंदर हाइपरथायरोडिज्म हो जाता है तो वो किस वजह से होता है, ग्रेव डिसीज के अंदर होता है, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर के अंदर मैंने आपको बताया, फिर मल्टी नोडुलर गोइटर्स, देन थायरोडाइटिस के अंदर, देन सब एक्यूट पोस्टपार्टम में, आयोडीन इंड्यूस में, और आयोडीन इंड्यूस के बाद ड्रग्स आती हैं लाइक एमिड्रोन है, उसके बाद रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, एक्स्ट्रा थायरोइडल सोर्स ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स है लाइक फेसिलिटियस हाइपरथायरोडिज्म और स्ट्रोमा ओवेरी, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंड्यूस होती हैं कुछ लाइक जो टीएसएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जब कैंसरस सेल्स बनने फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, T3 T4 का रिलीज एक्सेस में होता है, तो उससे क्या होगा, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगी। अब ये टेबल आपको याद होगा, मैंने हाइपोथायरोडिज्म में भी बताई है। तो अब देखते हैं हाइपरथायरोडिज्म के अंदर इसका लेवल्स जो है टीएसएच और T3 T4 के क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, टीएसएच जो है वो अनडिटेक्टेबल रहती है किसमें, T3, और T4 जो है वो रेज रहती है किसमें, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में। अब T4 नॉर्मल रहेगी और T3 जो है रेज्ड रहेगी, यानी कि T3 का लेवल इंक्रीज रहेगा, उसको कहते हैं प्राइमरी T3 टॉक्सिकोसिस। अब उसके बाद टीएसएच स्टिल अनडिटेक्टेबल है लेकिन T4 T3 नॉर्मल है, तो उस कंडीशन को कहते हैं सब क्लिनिकल थायरोटॉक्सिकोसिस। और टीएसएच अनडिटेक्टेबल है लेकिन T4 ज्यादा है, और इसको कहते हैं हम सिक यूथायरोडिज्म और नॉन थायरोइडल इलनेस, नॉन थायरोइडल इलनेस कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये है हमारे लेवल्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं, उसके बाद हम सीरम एंजाइम्स के टेस्ट कर सकते हैं, लाइक लिवर एंजाइम्स होती है एलानिन, एएलटी, एएसटी। ठीक है, एलानिन फॉस्फेट जो लीवर एंड बोन से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, या फिर गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का टेस्ट हम कर सकते हैं। बिलीरुबिन का लेवल इसमें इंक्रीज मिलेगा, थायराइड का स्कैन कर सकते हैं, देन माइल्ड हाइपर कैल्सीमिया मिलेगा, और ग्लाइकोशूरिया मिलेगा, जो लाइक एसोसिएटेड डायबिटीज मेलाइटस एंड लैग स्टोरेज ग्लाइकोशूरिया। तो ये कंडीशंस मिलेंगी किसमें, हाइपर थायरोडिज्म के अंदर। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हाइपरथायरोडिज्म के। वेट लॉस होना, जैसा कि आप देख रहे हैं हाइपोथायरोडिज्म में क्या होता है, वेट गेन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इससे क्या होगा, वेट लॉस होगा, एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगा, हीट इनटॉलरेंस हो जाएगी। ठीक है, हीट यहाँ पे क्या होगी, इनटॉलरेंस हो जाएगी इसकी, क्योंकि हाइपो जो थायराइड हार्मोन है बेसिकली रिलीज होता है और वो कंट्रोल करता है कि इसको जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो उस कंडीशन में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। तो हाइपरथायरोडिज्म में वो क्या हो जाएगी, इनटॉलरेंस हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो बॉडी से हीट रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन ऑस्टियोपोरोसिस कोज करता है डायरिया, क्योंकि आप देख रहे हैं हाइपोथायरोडिज्म में कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, पाल्पिटेशन कोज करता है एंजाइना, कार्डिक फेलियर, exacerbation of asthma, anxiety, irritability and emotional lability, then sweating, pertussis and alopecia। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरोडिज्म की, कि क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जब बॉडी के अंदर हाइपर थायरोडिज्म होता है तो उस कंडीशन में हम एंटी थायराइड ड्रग्स यूज करते हैं, जिसमें आते हैं कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायरोयूरासिल, और इसके बाद रेडियो एक्टिव्स आते हैं कुछ, आयोडीन सिंथेसिस इनिबिटर्स, आयोडीन रिलीज इनिबिटर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है ब्रेस्ट फीडिंग में
और डिसएडवांटेज इनका क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रैशेज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आती है सब टोटल थायरोडेक्टोमी। सब टोटल थायरोडेक्टोमी में क्या होता है कि लार्ज गोइटर में, पुअर ड्रग कंप्लायंस के पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में बेसिकली हम थायरोडेक्टोमी कर देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैल्सी हो जाती है। और उसके बाद रेडियो आयोडीन हम यूज करते हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए, और ये यूज की जाती है पेशेंट जिनकी एज मोर देन 40 इयर्स होती है, रीअकरेंस हो जाती है फॉलोइंग सर्जरी भी। तो सर्जरी के बाद भी अगर उनमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। और इसका क्या क्या डिसएडवांटेज और कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है, और मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट टू रिजल्ट इन एक्सेसरबेशन होती है ऑप्थेल्मोपैथी की। ऑप्थेल्मोपैथी को ये क्या कर देता है, और ज्यादा एक्सेसरबेट कर देता है, क्या कर देता है, एक्सेसरबेशन कर देता है। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक ऑफ स्टडी भारती का हमारा थायराइड डिसीज का। सो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।